खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट है मियाँ शाहिद साहब। एक बड़े अहम मेहमान हमारे साथ, मगर मैं पहले रन डाउन आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, कहा जा रहा है दे आर इन दी ऑफिंग। एक तो पीटीआई के जो कमेंटेरिएट है, चाहे वो सोशल मीडिया पे और चाहे वो क्यों इस कदर पुरुमीद हैं ये, और उम्मीदें किस हद तक मिसप्लेस्ड हैं या वेल प्लेस्ड हैं, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ एक और बड़ा अहम केस जिसके बारे में कहा जा रहा है कि तमाम प्रोसीडिंग्स उस कोर्ट मार्शल की मुकम्मल हो चुकी हैं। फैज़ हमीद साहब के हवाले से बात हो रही है कि क्या अब सज़ाओं की बात भी स्पेक्यूलेटिव स्टोरीज़ हैं या क्या मामला है। इस हवाले से हमारे साथ मुनीब फारूक साहब मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे। मगर पहले कुछ खबरें। चीन और पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम जो किसी एयर सिस्टम को ज़ख्म पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, और ये हम नहीं कह रहे, ये आलमी माहिरीन और बिलखसूस अमरीकी माहिरीन कह रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। उधर रूसी सदर पर जो कातलाना हमला करवाया गया है, क्या ये और एस्केलेशन हो सकती है, ये जंग अजीम की तरफ हम हालात को बढ़ा रहे हैं, ये क्या मामला है। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 200 मेगावाट बिजली जो है वो डिजिटल करेंसी किस तरह पैदा करेगी। मुझे समझ में नहीं आती कि हम ये किस किस्म की मैशत को परस्यू करें। बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब। पहले तो बात पे आता हूँ कि ये अब एक स्पेक्यूलेटिव कह लें या कुछ भी, आप हमारी रहनुमाई करेंगे। जो फैज़ हमीद साहब का केस अब सुना है मंतकी अंजाम तक पहुँच रहा है, व्हाट इज़ योर सेंस और न्यूज़ कि क्या हो। ज़ाहिर हम स्पेक्यूलेट ही कर सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं, तखमीना लगा सकते हैं, ये किस अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। जनाब मुनीब साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखिए, ये एक जो प्रोसीडिंग है ये बिहाइंड क्लोज डोर्स हुई है और इसके हवाले से काजी साहब दावे बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा दावा जो किया गया है वो तो ये है कि ये जब मामला इवेंचुअली होगा और सज़ा मिलेगी फैज़ हमीद साहब को, तो उसका ताल्लुक जुड़ जाएगा इमरान खान साहब से। अब ये बातें तो हम पिछले काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं। अगर आप ये देखें तो पिछले साल अगस्त में फैज़ हमीद साहब को गिरफ्तार किया गया था। इस बात को तकरीबन आप ये ज़हन में रखिए कि 9-10 महीने गुजर चुके हैं और बताया जा रहा है कि ये कुछ दिन पहले भी खबर आई थी कि जी वो मामलात काफ़ी स्पीड से बढ़े हैं। फिर कुछ लोगों को राउंड अप किया गया, उनका एक पूरा जिसे फैज़ नेटवर्क कहा जाता है उसको अंडर ऑब्जर्वेशन लाया गया। उसमें दावा ये किया गया कि इसका ताल्लुक जुड़ेगा इमरान खान साहब से, और अगर फैज़ हमीद साहब को सज़ा होती है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स के बाद, तो फिर फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने के लिए या अपने सियासी लोगों के एमा पर करने के लिए कुछ हरकत करने के लिए फैज़ हमीद साहब को तो सज़ा होगी, लेकिन उसका ताल्लुक इमरान खान साहब से जोड़ा जाएगा। ये एक दफ़ा नहीं, तवातर से ज़रा ये दावा करते रहे। लेकिन मैं दोबारा अर्ज़ करूँगा कि जो चार्जशीट थी उसमें ये एलिमेंट अभी जाहिर नहीं हुआ था जो सामने आई थी। अब देखना ये है कि क्या आउटकम उसी सिर्फ चार्जशीट के हवाले से है या उससे आगे चला जाता है, और जो दावे किए गए हैं वो किस हद तक दुरुस्त साबित होते हैं। अच्छा, एक और बात पूछूं आपको रोक के, फिर मियां साहब पूछेंगे। कन्विक्शन आपको लाइकली ज्यादा लगती है इन दिस केस, वेदर इट इज रिलेटेड टू खान और नॉट, लेकिन कन्विक्शन आपको नजर आ रही है? जी, ये तो बात समझें कि बिल्कुल शोर शॉट है। जो इस वक्त मैं असेस कर सकता हूं कि उनको सजा तो हो रही है फैज़ हमीद साहब को, ज्यादा या कम इसका मुझे नहीं पता, लेकिन लगता यही है कि ज्यादा। और शायद उन पे जो म्यूटनी का चार्ज है वो भी शायद सामने आ जाए, क्योंकि उसके हवाले से बड़े स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही थी। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा काजी साहब, इट इज बिहाइंड क्लोज डोर। मुनीब, आप तो वकील हैं, म्यूटनी तो इज पनिशेबल विद कैपिटल पनिशमेंट, एम आई राइट? एब्सोल्युटली, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, कैपिटल भी हो सकता है। सो यू डोंट नो कि विच वे दिस इज गोना टेक या हाउ विल इट पैन आउट। लेकिन जो ये म्यूटनी वाली बात है, मैं इसको हवा में नहीं कह रहा। जब ये मेरे तक खबर पहुंची थी तो उसी दिन मैंने ट्वीट भी किया था, और जो जारी बात है, बहुत से हैसियत सहाफ़ी जैसे आप लोगों से बात करते हैं, मेरे भी एक बड़े जो एक कोर सोर्स था उनसे मैं ये खबर हासिल कर पाया, और अभी तक जो दावे हैं वो तो यही हैं। लेकिन मैं दोबारा तीसरी चौथी दफा वही मैं कहता हूं कि मुनीब साहब ये बड़ी खबर है, और इस हवाले से जो आपने चार्जशीट की बात की जो पिछले साल आई थी,
जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, उसमें ये ज़रूर लिखा हुआ था कि 9 मई के हवाले से भी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। अगर वो इन्वेस्टिगेशन, एक तो ये सवाल का हिस्सा है, अगर वो इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं या हो रही हैं तो उससे तो फिर बानी पीटीआई साथ मुंसलिक होते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब सर, खबरें बहुत गर्म है कि बानी पीटीआई के साथ जो है वो राब्ते हो रहे हैं, बानी पीटीआई के साथ जो है बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, और ये भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि मुतालबात सुकड़ कर जो है वो 2 पे आ गए हैं। और जो अमेरिका के साथ से कोई डॉक्टर्स की टीम भी आई है, उन्होंने हाई ऑफिशियल से मुलाकात भी कर ली है, और ये कहा जा रहा है कि इससे पहले खान साहब बाहर आ रहे हैं। हकीकत क्या है सर? देखिए, 2-3 चीजें हैं कि जो कोई लोग आए हैं उनमें से वो खैर वही पूरा वफ्द तो नहीं आया, वो तो शायद उनमें से 1-2 लोग ही आए हैं, लेकिन उनके कुछ और मामलात भी हैं। उनका ताल्लुक सिर्फ इमरान खान साहब से नहीं है, उनके चंद और मामलात भी हैं। जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि देखिए, ये बात कोई कहे कि जी ये इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात हो रही है और ये कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई है, डील हो गई है, या मामलात सुकड़ कर जिस तरह आपने कहा 2 पर आ गए, ये मैं निहायत ही एहतराम के साथ कहूँगा, ये बस ऐसे ही वो लंगर गप टाइप है। आज की तारीख में इमरान खान साहब से ना किसी की कोई डायरेक्ट बात हुई है, ना इनडायरेक्ट बात हुई है, और दूसरी बात, ना कोई इस वक्त इंटरेस्टेड है इमरान खान साहब से बात करने के लिए आज की तारीख में। क्योंकि देखिए, मैं उसको कॉमन सेंसिकल चीज़ों से रिलेट करता हूँ। अगर आप इसको देखें, मजबूरी क्या बनती है? मजबूरी ये बनती है जब आपको ये एहसास हो जाए कि यार ये तो जो शख्स जेल में है ये तो बहुत ताकतवर है, और जो निज़ाम और बड़ा पॉपुलर है, हमसे गलती हो गई है, और जो निज़ाम हम लेके आए हैं ये तो बिल्कुल फारिग है, इनके पल्ले तो कुछ नहीं है, तो फेल कर गया है। तो हमें मजबूरी है कि हम उनसे रब्ता करें, बात करें। जो इस वक्त निज़ाम का जो सुपर स्ट्रक्चर है उसके अंदर तो वो ये कह रहे हैं कि हमने तो चीज़ें बहुत बेहतर कर दी हैं और डिलीवरी बड़ी बेहतर हुई है, बहुत सारी चीज़ें बेहतर, अभी भी हालांकि बहुत से मसाइल हैं, जो बेरोजगारी है वो स्काई रॉकेट कर रही है पाकिस्तान में, लेकिन बहुत सारे मामला बेहतर हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि जो आप इस बात को, इस पर मैं आप दोनों शख्सियात से गुजारिश करूंगा, आप जरा इसको एवेल्युएट करें कि आज की जो पोजीशन है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की इन जनरल, और खास तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, उसमें और 20 अप्रैल 2025 में बड़ा फर्क है। आज उनकी पॉपुलैरिटी, हर चीज बहुत ऊपर चली गई है। तो अगर उस वक्त उनको कोई मजबूरी नहीं थी किसी को इमरान खान साहब से बात करने की, तो आज कहां से वो मजबूरी आ गई? क्या ऐसा हुआ है? और ना कोई ऐसी इंडिकेशन है कि कोई उनसे बात करना चाह रहा है या कोई आम माफी की तरफ जा रहा है, कम से कम आज तक तो वो नहीं। अच्छा, नहीं, ये तो आपकी बात दुरुस्त है, ये जो ज़ाहिर है, हमारा भी ये ख्याल था कि मूवमेंट शायद इस तरह से ना बन पाए, लेकिन एक जो खबर है वो मेरे ख्याल में कुकड अप है। अगर मैं एक अदना तालिब इल्म मैशत का, उसका तो हाल ही कोई नहीं है। अभी कल की मैं आपको बताऊं, 130 बिलियन बाहर का देना है, 89 ट्रिलियन रुपीज़ अंदर देने हैं, तो वो तो मेरे ख्याल में आखिरी झील शायद इकॉनमी ही बने इनकी। और साथ में ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि यानी ये खबरें बिल्कुल ये जो फैलाई जा रही हैं, इसमें आप कोई सब्सटेंस नहीं देखते कि जी 2 रह गई हैं, 3 रह गई हैं। और साथ ये बताइए कि गंडापुर साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी हुकूमत ख़तरे में, और खान साहब ने कह दिया है कि इसको फारिग कर दिया जाए। देखिए, अगर तो गंडापुर साहब पर से इमरान खान साहब का एतमाद उठ चुका है, तो फिर तो गंडापुर साहब की हुकूमत कायम नहीं रह सकती, कोई इन हाउस चेंज हो जाए, कुछ हो जाए। देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत ज़हीन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुकी है, बड़ी वो इस वक्त बड़े मामला फहम हो चुकी है। गंडापुर साहब अपनी तरफ से पब्लिक में आके बड़क मार देते हैं, उधर जाके छोटी मोटी मिन्नत अल्लाह भी कर लेते हैं कि ये हो गया, बट गंडापुर साहब इन दी स्कीम ऑफ थिंग्स वो सूट करते हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी। इमरान खान साहब के लिए गंडापुर साहब क्यों अहम रहे हैं? सर, इस हवाले से मैं खबर देता जाऊं, मुनीब साहब, एक खबर भी देता जाऊं और साथ आपसे गाइडेंस भी चाहूँगा कि गंडापुर साहब और दीगर रहनुमाओं की जब मुलाकात हुई थी चंद दिन पहले, तो उसमें ये खबर है और बाकायदा जो तस्दीक शुदा खबर है कि बानी पीटीआई ने गंडापुर साहब को कहा कि अगर आप रिलीफ नहीं दे सकते तो हुकूमत गिरा दें। और साथ साथ ये भी आज जो बात हुई है, आज ख़ास तौर पे आज अलीमा खान ने ये बात की है कि खान साहब ने कहा है
कि जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं वो MNAs हैं या कोई भी है, उनको पार्टी में नहीं रहने देंगे। तो इसका मतलब ये है कि पार्टी के अंदर एक जो तोड़फोड़ भी है। तो बहुत से आप क्या देख रहे हैं कि अंदर आने वाले दिनों में बहुत से MNAs जो हैं वो पार्टी से निकल रहे हैं। और दूसरी बात यह है सर कि तहरीक की बात हो रही है, और इस हवाले से भी आज जुनेद अकबर साहब ने कहा है कि हम टेंट सिटी लगाएंगे मुख्तलिफ जगहों पे, और इस्लामाबाद पहले की तरह नहीं आएंगे, इस दफ़ा ज़ोरदार तरीके से इस्लामाबाद में आएंगे। बानी PTI ने कहा है पूरे मुल्क में जो है तहरीक चलाई जाए। तो इसमें कोई कंसेंसस नज़र नहीं आ रहा, क्या समझते हैं आप? देखिए, ये अब उनकी अपनी एक सोच है, या वो जो भी जेल के अंदर बैठ के कह रहे हैं। मसला ये है कि तहरीक, अगर हम इसको असेस करें, तहरीक कहाँ से चलेगी, कौन चलाएगा? जो लोग हैं बाहर, उनके और ना उनमें इतनी सकत है और ना वर्कर को इतना मोबिलाइज्ड है इस वक्त तहरीक इंसाफ का। खाली बातें कर लेने से तो किसी की रिहाई नहीं मुमकिन होगी। मैं दोबारा कहूंगा कि क्या कोई मजबूर है? जिस तरह अभी काई साहब कह रहे थे, मईशत के बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन मसला यह है कि उसके बेसिस के ऊपर किसी को निकालेगा कौन? जो इस वक्त वजीर खजाना है वो भी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की रिकमेंडेशन के ऊपर मौजूद है। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर दुनिया कह रही है कि जी उन्होंने बेहतर कर ली है। अभी बहुत सा काम होना बाकी है, बहुत सी डेट सर्विस, अच्छा, एक और से मसाइल बाकी है। एक और सवाल मैं पूछना चाह रहा था आपसे, ये जो 50 लोग तोड़े जा रहे हैं, इधर से तोड़े जा रहे हैं, उधर से तोड़े जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को सीटें भी मिल जाएंगी, जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है उसकी हमें बेंट ऑफ माइंड का भी अंदाज़ा है, तो फिर इनको 2/3 मेजॉरिटी दी जा रही है। और उधर वो क्लेम करते हैं कि नहीं जी वो तो पंजाब असम्बली में हमसे राब्ते करते फिरते हैं। बच्चर साहब कह रहे हैं। जी मुनीब साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि बच्चर साहब से वो राब्ते जरूर, लोग सियासी राब्ते तो लोगों के होंगे, लेकिन ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, ये तो मुझे हुकूमत की झोली में ही गिरता हुआ नजर आ रहा है काजी साहब। और अगर ये हुकूमत की झोली में गिर गया तो फिर उसका नतीजा यही निकलेगा कि मामलात बिल्कुल फ़र्क हो जाएंगे और ये चीज़ें जाकर मिलेंगी फिर उसी जगह के जो चीज़ें पेंडिंग हैं 26वीं आईनी तरमीम में, वो शायद आगे जाकर उनको मटीरियलाइज कर लिया जाएगा, क्योंकि हुकूमत के पास इतनी अददी अख्तरियत तो बन जाएगी। और आज अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली समाअत को उसको गौर करूँ उस पर, तो उस पर तो यही लगता है कि फिर हालात उस तरफ जाएंगे जहाँ पूरे का पूरा क्रेडिट, पूरे का पूरा जो मामला है वो हुकूमत के खाते में चला जाएगा। और बज़ाहिर तो मुनीब फारूक साहब ये बयानिया बाकायदा दुरुस्त लगता है, मगर आपने आज बड़ी खबरें दी, आपका बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पर ये जो नाज़रीन कोर्ट मार्शल हो रहा है, इस हवाले से एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है उन्होंने कि इसमें म्यूटनी का चार्ज भी है, और म्यूटनी के चार्ज का मतलब आप समझते हैं, और कैपिटल पनिशमेंट का मतलब भी हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, इससे बढ़ के कोई सज़ा नहीं होती, मगर जो हो बेहतर हो। मगर हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से भी बात करेंगे। अभी मैशत के हवाले से भी हमने बात करनी है, क्योंकि ऑल इज़ नॉट वेल ऑन द मैशत माज। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड जनाब खालिद चिश्ती साहब ने। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब, आपने हमें वक्त दिया। चिश्ती साहब, एक खबर ख़ास तौर पर आई है, मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में हमें ज़रा थोड़ा एनलाइटन करें कि बाज़ अमरीकी दफ़ाई जो माहिरीन हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने और चाइना के जो इश्तराक है, इससे एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया गया है कि जो किसी भी किस्म के जो 5 जनरेशन या इससे ऊपर जो भी तैयारे हैं उनके ख़िलाफ़ अपना दिफा कर सकता है। एक तो इस खबर के हवाले से बताइएगा ये कहाँ तक दुरुस्त है, और फिर कुछ और बातें। जी चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल को मुझे इनवाइट करने का। देखिए, अब जैसे वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, सक्सेस हैज मेनी फादर्स। ये वो फतह है जिसके अंदर बहुत सारी क्रेडिट दुनिया लेना चाहेगी कि हमने किया, फलां की सपोर्ट किया, और जहाँ खास तौर पर इंडिया और बिलमूम बाकी दुनिया चाहेगी कि पाकिस्तान को क्रेडिट कम दिया जाए और ये कहा जाए कि सब कुछ चीन का किया धरा था। और मुझे अफसोस हुआ, एक बड़े सीनियर एंकर और बहुत सीनियर तजर्बाकार एनालिस्ट हैं, उन्होंने इस तरह का बयान दिया जो मैं अफसोस भी और हैरत हुई। उन्होंने कहा कि चीन ने पाकिस्तान के इंडिया की तरफ तमाम रेडार जैम कर दिए हिंदुस्तान के, और पाक फिजाइया को कहा कि पायलटों को जाओ हमला करो।
मतलब इतना ही अगर कंप्यूटराइज्ड और हो कि जी जैम कर दी और जाओ हमला करो और इतना आसान हो, तो मैं किसी सूरत नहीं लेने दूंगा किसी को क्रेडिट जो ना सिर्फ फाइटर पायलट्स का है, टेक्नीशियन इंजीनियर्स का है, बल्कि वो जो साइबर कमांड फोर्स के नौजवान 24-25 साल के नौजवान मैं मिलकर आया हूँ, जो एरोस्पेस साइंस टेक्नोलॉजी के हमारे मेंबर्स हैं, उनका क्रेडिट नहीं लेने दिया जा सकता किसी और को। देखिए इक्विपमेंट सारी दुनिया में अवेलेबल होता है, पैसों पर सब चीज मिल जाती है आजकल, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बड़ा मैटर करती है। जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन जिन लोगों ने किया उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट हम करते रहे हैं, पाक फिजाइया के 150 जहाज नॉर्मल एक्सरसाइज में हिस्सा लेते रहे हैं जो हिंदुस्तान की एयरफोर्स नहीं करती रही। तो कैसे अब आप जब सब कुछ ठीक हो जाए तो आप कहें ये फलां मुल्क ने कर दिया था। ये जॉइंटनेस इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो पाक फिजाइया को क्रेडिट देना पड़ेगा, इसकी लीडरशिप को देना पड़ेगा। और आज की लीडरशिप को तो दे ही दे एयर मार्शल असगर खान और नूर खान से, जिन्होंने उस जमाने में भी F-86 अमेरिकन जहाज खरीदे थे जो टेक्नोलॉजिकल एज था हिंदुस्तान के ऊपर 65 की जंग में। तो ये ऑनगोइंग लेगेसी है, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है, और टेक्नोलॉजी जिस तरीके से पाक फिजाइया अडॉप्ट और इम्प्लीमेंट करती है वो इन्हीं का वतीरा है। दुरुस्त फरमाया आपने। मियाँ साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चिश्ती साहब, इसमें कोई शक नहीं कि यह पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ सिस्टम था और हमने बर्तरी जो है वो दिखाई है टेक्नोलॉजी में भी, और इसराइल की टेक्नोलॉजी को जो है वो मात दी है, जो कि बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी भारत लेके आया था। उनका S-400 जो है वो तबाह किया। अब सुना जा रहा है कि वो दोबारा जो है वो इसराइल से कोई बड़ा सिस्टम, जदीद सिस्टम ले रहे हैं। और इस तरफ से DGISPR का कहना है कि ये तो ट्रेलर था, अभी हमारे पास इतना कुछ है कि उनके वहमो गुमान में नहीं है। आप क्या कहते हैं सर? देखिए पिछले 43 सालों का मैं आपके सामने एक तजिया छोटा सा पेश कर देता हूँ। हमारे F-16 आए थे 1982 में। उसके बाद से लेकर हमने F-16 के अलावा अगर कोई चीज इंडक्ट की है तो सिर्फ चाइनीज है। पहला JF-17 थंडर, फिर J-10C, फिर उसके बाद जो रेडार है, फिर HQ-9B सरफेस टू एयर मिसाइल, ये सब के सब पिछले 43 सालों में हमें सिर्फ मदद की है तो एक ही मुल्क है जो कि चीन है। पहली बात। दूसरी तरफ देखें हिंदुस्तान के कौन कौन से मुल्क उसको सपोर्ट करते रहे हैं। नंबर 1, 5 मुल्क कम अज कम जो अप फ्रंट बिगेस्ट ट्रेड करते हैं मिलिट्री हार्डवेयर का इंडिया के साथ। एक अमेरिका, एक रशिया, एक इजराइल, और सबसे बढ़कर आपने देखा होगा फ्रांस जो राफेल जिसने जहाज दिया, और इंग्लैंड। ये 5 मुल्क हैं जिन्होंने ऑल आउट मदद पिछले 43 सालों में की है। राफेल से हम इसलिए नहीं होना चाहते कि राफेल सिर्फ 5 साल पहले आए हैं, उससे पहले मिराज 2000 भी उसी कंपनी का है। इंग्लैंड के और फ्रांस के जॉइंट जैगुआर भी उसी उन्हीं 2 मुल्कों के हैं। इसराइल से उन्होंने मिसाइल लिए हैं S-400 जो इम्प्रेग्नेबल समझा जाता था मिसाइल जो रशिया का है। तो हमने एक मुल्क को नहीं कॉर्नर किया, हमने 5 मुल्कों की एक किस्म की मिलिट्री सपोर्ट और जो उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज थी उसको काउंटर किया सिर्फ एक चाइनीज के साथ। तो चाइनीज अगर इतना ही अच्छा हो जिस तरह लोग कह रहे हैं कि सारा चीन ने कर दिया, हमने शायद कुछ किया ही नहीं है, तो 3.25 साल से हम J-10C उड़ा रहे थे। किसी एक मुल्क ने अभी तक कंफर्म ऑर्डर नहीं चाइना को किया था J-10C का। अब लाइनें लग गई हैं। क्यों लग गई हैं? पहले क्यों नहीं ले लेते अगर सिर्फ चीन का इक्विपमेंट इतना अच्छा है? इसका मतलब है कि हमने साबित किया है चीज बनाना एक और चीज होती है, उसकी वर्थ या एप्लीकेबिलिटी और रेलेवेंस को एस्टैब्लिश करना वो पाकिस्तान का वतीरा है। अच्छा चिश्ती साहब, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? माफ़ी चाहता हूँ कि ये बड़े अब तो लाइबिलिटी बन गया है और बड़ी बड़ी कंपनियां वो अब हथियार देने पे, अब 2 बातें हैं। मैं दूसरी बात में कहूँगा कि जो EU के रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल हो गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने शहरी आबादियों को मारा है, बट दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। मगर इस हवाले से अब वो कह रहे हैं जी रशिया को जल्दी जल्दी हमें कुछ दें सामान, और बहुत सी जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक गिर गए हैं। जो चाइनीज़ कंपनी है इसके स्टॉक्स 40% ऊपर चले गए हैं। तो इन्होंने इस हवाले से अपनी नाअहली से कंपनियों का खासा नुकसान भी किया है। ये किस हद तक बात दुरुस्त है चिश्ती साहब? देखिए का साहब, इन कंपनियों का नुकसान तो शॉर्ट टर्म है। मैं एक जो अर्ज करना चाहता हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ये रातों रात टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब नहीं होती किसी सर्विस के अंदर। ये नहीं होता कि आपको $10 बिलियन दिए जाएं कि कल आप फ्रांस से या जर्मनी से या रशिया से इक्विपमेंट लेकर आ जाएं और कल से हिंदुस्तान की एयरफोर्स मॉडर्न हो जाएगी। हमारे फाउंडिंग फादर लिटरल सेंस में एयरफोर्स के एयर मार्शल असगर खान से ये शुरू हुआ है। उनका पैशन था कि हमने एज दिलाना है। हमारी एयरफोर्स न्यूमेरिकली इंफीरियर थी और पॉसिबली रहेगी, बिकॉज हम 400 जहाजों उनके 1000 जहाजों का मुकाबला नंबर से हम नहीं कर सकते। एक हम जज्बा शहादत और जज्बा ईमान से करते हैं, या सर्वाइवल की हमारा जज्बा जो होता है। दूसरा हम क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग से करते हैं, और तीसरा टेक्नोलॉजी से करते रहे। तो ये कह लेना कि आपने हिंदुस्तान को, मेरा मशवरा ये एयरफोर्स को होगा एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी, आप अपना कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन बदलें, कॉन्सेप्ट जिससे आप लड़ते रहे। दूसरा, आप हमारे बारे में हाइपोथेसिस बदलें।
हाइपोथेसिस मिलिट्री में वो होता है जो दुश्मन को आप ग्रांट करते हैं द बेस्ट पैकेज, द बेस्ट ऑप्शंस अवेल करते हैं। उन्होंने हमें हाइपोथेसिस सही ग्रांट नहीं किया, अनरियलिस्टिक था, बेसलेस था। वो समझ रहे थे कि हम मारेंगे, ब्राह्मोस मारेंगे, पाकिस्तान तौबा कर लेगा, माफी पे आ जाएगा और सुलह हो जाएगी और हम पॉजिटिव नोट पे खत्म कर देंगे। पाक फिजाइया रही 8 तारीख की सुबह तक डेटरेंस मोड में कि जंग अवॉइड की जा सके। सर ये खबरें भी आ रही हैं कि भारत जो है वो अमेरिका से F-35 जो है डिफेंस सिस्टम या जदीद सिस्टम जो है दिफाई सिस्टम वो लेने जा रहा है, जिसका तोड़ पाकिस्तान के पास है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान को चाइना से J-35 जो है वो भी मिल रहे हैं और ये जदीद तरीन तैयारे हैं। तीसरी बात यह है कि सर कि ईरान भी पाकिस्तान के साथ दिफाई सिस्टम जो है वो शेयर करने जा रहा है और ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान एक स्ट्रेटेजिक मुआहिदा जो है वो करने जा रहे हैं, जिसका जो हिस्सा फिर ईरान भी बनेगा और बाद में चीन भी हमारे साथ है। तो ये एक बड़ा इत्तेहाद जो है वो खित्ते में बनने जा रहा है। और भारत ने जो पाकिस्तान का पानी रोकने का जो धमकी दी है, चाइना भी इस हवाले से 70% पानी जो है उनका पहले भी रोकने का ऐलान कर चुका है और वहाँ भी उनका पानी रुकेगा। भारत के लिए कितना बड़ा धचका है? देखिए, पाकिस्तान की जो अभी आपने कहा कि अजरबैजान या ईरान या तुर्की या दूसरे मुल्क, मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, मैं एश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ, मैं पाकिस्तान का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देख कर आया हूँ, जितना कुछ पाकिस्तान मदद करेगा अगर ये अलायंस बनती है। हमें अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने एस्टैब्लिश कर लिया इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास जहाज की कैपेबिलिटी की J-17 थंडर हम बनाना शुरू करते हैं, इंडिजीनियस और सेल्फ रिलायंस पे जितना हम काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला लोग हमसे अब मांगा करेंगे कि हमें कोलैबोरेट करें। हमें अब उस तरह जरूरत नहीं है, लेट मी अश्योर यू, कि हम अगर अजरबैजान, अभी हमने J-17 थंडर अजरबैजान को बेचे हैं, हम ईरान को भी हेल्प कर रहे हैं, वो भी इंटरेस्टेड थे। आखिरी नॉन जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, तो मैं अर्जी करना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने टेक्नोलॉजिकल एज इतना लिया है। एक तो हमें अब उस सेंस में डिपेंडेंसी दूसरे मुल्कों पर नहीं, अगर होगी तो इंशाल्लाह दूसरे मुल्कों की हमारे पर डिपेंडेंसी होगी। दूसरा जो आपने J-35 और F-35 का, एब्सोल्युटली F-35 दुनिया का नंबर 1 फाइटर जहाज है, लेकिन अमेरिका को ये देखना पड़ेगा कि वो स्ट्रेटेजिक बैलेंस अगर यहाँ खराब करेगा तो एक और आर्म्स रेस होगी। हमारी रीच में तो चाइनीज है ही इक्विपमेंट। J-10C हमने जिस तरह लिया और 200 किलोमीटर तक दुश्मन का शूटिंग की, अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका को और इंडिया को ये क्लियर होना चाहिए कि एक जहाजों से एज नहीं हुआ करते, उसके पीछे एज होता है पैशन का, सर्वाइवल का, उसके पीछे टेक्नोलॉजी का, और उससे सबसे बड़ी बात मैंने कहा क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग आपने देख ली है कि क्या हुआ है। जहां तक आपका पानी का आपने कहा है, तो पानी रोकना इस वक्त तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर या हार्डवेयर होते हुए इम्पॉसिबल है, लेकिन कैपेबिलिटी वाइज मैं आपको श्योर करा सकता हूं कि पाक फिजाइया एथिकली उन पानी के रिजर्वायर को हिट नहीं करेगी, बट कंपल्शन हुई कैपेबिलिटी वाइज यस कर सकती है, किसी दिन, आज भी कर सकती है, और कैपेबिलिटीज वाइज कर सकती है जब कौम ने और हुकूमत पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि ये हमारी सर्वाइवल के लिए पानी रोका जा रहा है। लेकिन सर चाइना सबसे बड़ा डैम बना रहा है, चाइना तो फिर रोकेगा भारत का पानी? देखिए, अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी मुझे हट की बात करने की इजाजत दी जाए, हमने भी पानी का सही कदर नहीं की अभी तक पिछले 50-60 सालों में। आप देख लिया हमने कौन से डैम बड़े काबिल कदर बनाए पिछले मंगला डैम और तरवेला डैम के बाद से, लेकिन हम उनको कहते हैं, अगर वो पानी रोकने का कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं कि उन्होंने रोक लिया। हमने भी तो कोई दिखाना चाहिए। मेरा अपना नुक्ता नजर ये है कि हमें भी पानी की कदर करनी चाहिए। गर्मियों में मिलियंस ऑफ आपने देखा होगा पानी जो हम समंदर के हवाले करते हैं, आधा पानी पाकिस्तान में फ्लड पैदा करता है, हमने मैनेज किया कभी? अनफॉर्चुनेटली हमें दोनों तरह देखना चाहिए। इंडिया को जरूर क्रिटिसाइज करें, लेकिन हमें भी पानी की मैनेजमेंट में बहुत कुछ करने की जरूरत है। अच्छा चिश्ती साहब, ये तो चले हमारी एक मुअस्सर जो रिटेलिएशन थी उसने इस खत्ते में कम अज़ कम अमन जो कायम कर दिया और बैलेंस ऑफ टेरर कायम कर दिया, वरना वो तो पता नहीं क्या समझ रहे थे कि हम कितने वल्नरेबल हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये फरमाइए, अगर मैं इंटरनेशनली आपका पर्सपेक्टिव लेना चाहता हूँ, प्यूटन पर अटैम्प्ट हुई है बकौल उसके, और उसने तो फिर ही रेन्ड बॉम्ब्स एंड ऑन यूक्रेन, तो आप डू यू सी ये एस्केलेट करेगी या बढ़ेगी और दुनिया एक बड़े जंग के खतरे के दाने पर है? देखिए काजी साहब, दुनिया आपके जंगों में कूदती है एक वजह से सिर्फ, एंड दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। अगर किसी मुल्क का है तो जब तक नेशनल इंटरेस्ट नहीं होगा, आपने नोट किया गाजा में क्या होता रहा, जब तक दुनिया का नेशनल इंटरेस्ट नहीं होता दुनिया साइलेंट ऑब्जर्वर ही रहती है। हाँ, दुनिया कूदती है, बहुत सारे आपने ईस्टर्न की तरफ देखा, ईस्ट तैमूर और बाकी जगह इलेक्शन भी हो जाते हैं, गवर्नेंस भी अच्छी हो जाती है जहां पे उन्होंने करनी होती है। दुनिया देखती है उसका नेशनल इंटरेस्ट किसमें है, ना वो डेमोक्रेसी देखते हैं, ना वो मनारकी देखते हैं, ना वो बादशाह दूसरे इंसान होता है। उनके लिए है कि हमारी नेशनल पॉलिसी को कौन सपोर्ट करता है।
उस वक्त तक वो रशिया के अगेंस्ट कोई भी नहीं जाएगा जब तक वो समझेंगे कि यूक्रेन को जो कुछ हो रहा है यूक्रेन के साथ वो हमारे लिए स्टेक नहीं बनता। खासतौर पर आपने नोट किया होगा यूक्रेन को जब ज्यादा हुआ तो यूरोप को फिक्र ज्यादा पहले पड़ी कि अगर ये यूक्रेन चला गया उसके रशिया के हाथ में तो उनकी नेशनल इंटरेस्ट, उनके जो रिजर्वॉयर है, उनकी ऑयल की कैपेसिटी, उनकी जो सप्लाई लाइन है वो इफेक्ट होगी। तो यूरोप उनके लिए उसकी मदद के लिए आया था। जब उन्होंने देखा कि ये हो गया तो फिर अमेरिका ने भी अपनी इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दी। सर, तो जिस तरह पुतिन पर हमला कराया गया है, कातलाना हमला, ये स्टाइल जो है वो इजरायली स्टाइल है। आप क्या समझते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये हमला कामयाब हो जाता तो फिर तो पूरे खित्ते में जंग की लपेट में आ सकता था, और दूसरी जानिब जो हमला हुआ उस पर ट्रंप जो हैं वो पुतिन से नाराज़ हो गए हैं, उनको पागल तक करार दे दिया है। आप क्या समझते हैं कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रंप कोशिश कर रहे थे जंग बंद कराने की, ये तो बढ़ गई है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये ऐसी चीजें जब आप किसी को वैसे मैनेज नहीं कर पाते तो प्रॉक्सी के थ्रू करते हैं, यानी हिडन हैंड के साथ करते हैं। शायद मैं आपको याद कराता चलूं कि पुतिन खुद केजीबी के बहुत साल तक सरबराह रहे हैं, जो रशियन या सोवियत यूनियन इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस थी, तो वो खुद भी एक किस्म का स्पाई मैन है। उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, और उनको जब सारी टेक्निक्स आती होंगी कि इस तरह अटैम्प्ट को रोका जाता है और काउंटर रिटेलिएशन किस तरह की जाती है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है जिसके अंदर पुतिन रिटेलिएशन पर आया तो फिर आप सोचिए कि कहां दुनिया डिस्टेबलाइज कितनी होगी, उनकी लीडरशिप को, उनकी जिंदगी को कितने खतरे में वो डाल सकता है पुतिन खुद भी, क्योंकि उनकी तो बहुत ज्यादा जो सर्वाइवल चल रहा है पुतिन का अपना, वो इंटेलिजेंस बेस्ड चल रहा है। उसके पास इंफॉर्मेशन इतनी रिलायबल और टाइमली आती है कि ही टेक्स बेटर डिसीजंस। जिस्ती साहब, एक और मैं कल न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट आई है, और जाहिर है वो हमारे तो कोई दोस्त नहीं है जो वो छाप रहे हैं। ईयू के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं कि जो यूरोपियन यूनियन का असला जहां इस्तेमाल हो वो पूरी तरह वायोलेट किए हैं इंडिया ने। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ी बात कि हमने तो उनके किसी सिविलियन को हिट नहीं किया, उन्होंने अलबत्ता किया, जो पहलगाम में भी किया और यहाँ भी किया, वही काम उन्होंने यहाँ किया जो पहलगाम में किया। तो आप क्या समझते हैं कि क्या दुनिया में इतनी, वैसे तो हमें इतना यकीन नहीं करना चाहिए, इस पूरी दुनिया में कोई ह्यूमन राइट्स या कोई रूल ऑफ लॉ कम ही है, मगर क्या आप समझते हैं कि वी कैन पुट देम इन सम काइंड ऑफ ट्रबल इफ डिप्लोमेटिकली हम ज़रा थोड़ा ऑफेंसिव पे जाएं? थैंक यू गाइस साहब, आपने जवाब आधा खुद भी दे दिया है कि दुनिया में एथिक्स और वैल्यूज जिस तरह नहीं फॉलो होती जिस तरह होनी चाहिए, और दुनिया जो करती है वो क्या करती है, लुक द अदर साइड वाला काम करती रहती है। नीड बेस पर आपको एंगेज करती है, नीड बेस पर आपको एंगेज नहीं करती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जैसे जो मीडिया, जो पाकिस्तान का मीडिया था, इतना रिस्पॉन्सिबल था, इतना मेच्योर था इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, कितना अच्छा पॉजिटिव दुनिया में इमेज दिया। मैं अमेरिका में, मैं बीबीसी में बात करता था, मैं रॉयटर्स से, TNT से मैंने इंटरव्यू दिया, और वो अप्रिशिएट करते थे कि हमें पाकिस्तानी मीडिया सुनने के बाद ज्यादा सच्चाई नजर आती है, इररिस्पेक्टिव क्या वजह। इसी वजह से मैं आज कर रहा हूँ कि हमें ये परसेप्शन बनाते रहना चाहिए। मैंने वो आर्टिकल पढ़ा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके अंदर EU के बायलॉज लिखे थे, और कौन कौन सा नंबर 2 है, शायद 4 है और 6 है जो उन्होंने वायलेट किया, नंबर वाइज भी मैंने पढ़े कि कौन कौन से इन्होंने वायलेट किए। चाहे उसकी हम कुछ भी ना करवा सके एक्नॉलेजमेंट, लेकिन हमें ये कैंपेन एक लॉन्च करनी चाहिए। हमने फॉरेन अभी बाहर के मुल्कों में भेजने शुरू करने अपने डेलीगेशन, हमें ये ले जाने चाहिए, लोगों दुनिया को दिखाना चाहिए। इसको छोड़े मैं एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल आपको पेश करता हूँ। देखिए, आपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी एयर मार्शल औरंगजेब की। उन्होंने कहा कि उस वक्त जब हिंदुस्तान ने हमला किया था 57 सिविल एयरलाइनर्स उड़ रहे थे पाकिस्तान की स्पेस में। मैंने चेक किया, हिंदुस्तान की एवरेज 200 के करीब रात को उड़ते हैं। तो आपने नोट किया होगा कि उस वक्त 125 जहाज, CNN ने रिपोर्ट किया, रात को 12:30 बजे कॉम्बैट में जो इंगेज थे 125, और मैं PF से भी कंफर्म किया कि गिवन टाइम मैक्सिमम 125 से 30 जहाज उड़ रहे थे। साहब आप बताइए, जब 200 जहाज सिविलियन उड़ रहे हो हिंदुस्तान की तरफ, 57 पाकिस्तान की तरफ उड़ रहे हो, 250 तो सिविलियन जहाज उड़ रहे थे, और अगर आप 300 भी एवरेज पैसेंजर लगाए तो 9 से 10 हजार पैसेंजर उस वक्त हवा में थे, मासूम बच्चे, औरतें और बाकी लोग। साहब, मैंने पहले भी एक ये गाइडेंस मांगी थी और पूछा था, सवाल पूछा था कि क्या जो पुतिन पर जो हमला हुआ है वो स्टाइल जो लगता है जिस तरह ईरान पर जो है, ईरान में मुख्तलिफ शख्सियात को निशाना बनाया गया, इसी तरह पुतिन पर जो हमला हुआ है ये इजरायली स्टाइल है। और क्या पुतिन जो है वो खुद भी जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड रहे हैं, वो इस तरफ जो है वो इजराइल की तरफ इस मामले को ले जा सकते हैं? और दूसरी जानब यूरोप की भी बड़ी मुखालफत थी पुतिन के साथ, उनकी तरफ भी जो है मामला जा सकते हैं। तो पुतिन जो है वो क्या इन दोनों यूरोप की तरफ या इजराइल की तरफ अपना रुख कर सकता है? देखिए, ये जब इस तरह के होते हैं, इंटेलिजेंस वर्सेस इंटेलिजेंस, स्पाई वर्सेस स्पाई होता है, तो उसका जवाब भी स्पाई वर्सेस स्पाई ही होता है मेरी नजर में। पुतिन शायद एक लफ्ज भी ना बोले ऑफिशियली, मेरी अपनी नजर में,
वो ऑफिशियली कोई शोर शराबा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई मीडिया को सबूत नहीं देंगे। जब इस तरह के लोग हिट होते हैं तो वो कहते हैं टेट फॉर टैट वाला काम करते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा ये किया है तो वो भी अपना स्टाइल, और मेरी नजर में तो शायद वो बचे ही अपनी एजेंसियों की वजह से होंगे शायद, क्योंकि वो मैंने जैसे अर्ज किया कि वो तो स्पाई पे और इंटेलिजेंस पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, शायद उनको इंफॉर्मेशन आ गई हो या काउंटर कर लिया उन्होंने टाइम पे। तो जैसे मैंने अर्ज किया, आई डोंट थिंक कि पुतिन जो है वो सरकारी तौर पर, सर इसका मतलब तो ये है कि इजरायली वजीर आजम फिर हिट हो सकता है या यूरोपीय कोई सरबराह हिट हो सकता है? ये तो चॉइस देखिए पुतिन की होगी ना, ये तो पुतिन की चॉइस होगी कि कैसे मैसेज बैक करना है। बिकॉज देखिए एजेंसियां जो होती हैं, इस तरह की इंटरनेशनल एजेंसियां होती हैं, इस तरह की जो एस्टैब्लिशमेंट होती है, वो डाटा एयर कमोडोर रिटायर्ड जनाब खालिद चिश्ती साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। वेरी तदिल और बड़े एक पेनिट्रेटिंग एनालिसिस हमें देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। आप जाएंगे और बात करेंगे उस मैशत की, और वो बड़ी अहम खबरें हैं आप आम आदमी के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने, किसी तारुफ के मुताज नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं पहले ज़रा तर्जमा करके आपके आर्टिकल की 3 फिगर्स हैं और उसी पे आपका कमेंट लेता हूँ, और फिर एक और बड़ा दिलचस्प जो डिजिटल करेंसी वाला मामला है और बिजली कैसे उसके साथ जुड़ी हुई है। मगर मैं पहले ये उर्दू में नाज़रीन अर्ज़ कर दूँ साथ साथ कि पाकिस्तान की जो रियासत है इस वक्त वो एक ट्रायो को रिप्रेजेंट करती है, जो एक करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्रॉफिट हंगरी लोग हैं, इसके बाद ब्यूरोक्रेट्स, और ये तमाम लोग अमीर हैं, रियासत गरीब है, ये डॉक्टर साहब का कहना है। और 7 फिगर्स दिए हैं इन्होंने। टोटल जो हमारा बैरूनी कर्जा है वो 31 मार्च 2025 में 130.310 अरब डॉलर है, और जो हमारा अंदरूनी कर्जा है वो रुपीज़ PKR 89.834 ट्रिलियन है। और ये हमारी ये जो अंदरूनी कर्जा है ये हमारी अपनी टोटल वसूलियों का 7 गुना है। डॉक्टर साहब, पीपल टेल अस, यहाँ आते हैं हुक्मरान, उनके दोस्त, ये वो हमें ये बताते हैं कि मैशत माशाल्लाह परवाज़ कर रही है। ये आपके फिगर ज़रा मुख्तलिफ बताते हैं, तो क्या हकीकत क्या है डॉक्टर साहब? जी, हकीकत काजी साहब, आपने देखा कि मैंने इस आर्टिकल में बताया कि थोड़े से मैक्रो नंबर बेहतर हो जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हुकूमत जो है मुसलसल कर्जा लेकर अपना काम चला रही है। और आपको एक और फिगर देता हूँ, कल ही जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने 10.3 ट्रिलियन के नए नोट पब्लिक जो है छापे हैं। यानी कि आखिरी 2 महीनों में इतनी ज़्यादा रियासत को कर्जे की ज़रूरत पड़ गई है, किताबों को बैलेंस करना है क्योंकि 10 जून को बजट आना है। तो असल हकीकत लोगों को नहीं बताई जाती कि इस वक्त वफाकी हुकूमत की ये हालत है कि वो अपने तमाम तर टैक्सेस को डेट सर्विसिंग में दे और सूबों को उनका हिस्सा दे, तो वो तो जो उनको सूद की मद में अदा करना है वो भी पूरा नहीं कर सकती, उसके लिए भी उसको मज़ीद कर्जा लेना पड़ता है। यानी कहा जाए कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो इस कदर डेट ट्रैप में है कि अब उसको सिर्फ सूद की अदायगी के लिए भी कुछ अमाउंट के लिए भी कर्जा लेना है। तो इसका मतलब है कि बाकी तमाम अखराजात, जिसमें डिफेंस भी शामिल है, वो तमाम अखराजात दरअसल कर्ज़ों से पूरे हो रहे हैं। अब ये हकीकत नहीं बताई जाती कि भाई ये कर्जे जो हैं ये जब आप लेते हैं तो फिर आप बेजा टैक्स लगाते हैं लोगों के ऊपर, और जब बेजा टैक्स लगाते हैं लोगों के ऊपर तो एक तो उनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब होती है और दूसरी आपकी मईशत भी तबाह होती चली जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो उनको ओवर टैक्स करेंगे तो वो कहाँ से लगाएंगे इतना मुनाफा के वो 11%। अब आप देखिए ना, इस वक्त डिस्काउंट रेट कहने को इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में है, तो फिर ये आप 11 और बैंक से लेंगे तो वो आपको 15% पे देगा। तो इस वक्त फिर इसका मतलब ये है कि जो हम और आप टैक्स दे रहे हैं वो सेठों की जेब में जा रहा है, बैंकों वालों की, और हम सिर्फ इसलिए सारा कर्जा दे रहे हैं कि वो हम बैंकों को दे सकें। तो ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। डॉक्टर साहब, आपने करेंसी नोट छापने की बात की है कि इतने करेंसी नोट जो हैं वो छापे गए हैं। अभी जो खबर आ रही है वो ये भी आ रही है कि तजवीज़ दी गई है कि 5000 के नोट पर पाबंदी लगा दी जाए क्योंकि ये रिश्वत जो है उसको बढ़ाता है। तो क्या ये तजवीज़ कितनी कारगर और कितनी दुरुस्त है? ऐसा हो जाना चाहिए? देखिए, जिस मुल्क के अंदर आपने इतना कैश जो है वो रखा हो कि वो उतने बड़े नोट रखे हों, तो वो तो जाहिर है इसमें माली को खुद भी जाहिर कर रही है कि यहाँ मईशत डॉक्यूमेंटेड नहीं है।
जिन ममालिक के अंदर वो तो कॉफ़ी भी पीते हैं तो वहाँ भी कुछ सेंट भी लगे तो वो भी अपने डेबिट कार्ड से पे करते हैं। आजकल करेंसी रखने का रिवाज ख़त्म है। अगर आप यूरोप जाएं या अमेरिका जाएं, 100 का अगर वहाँ नोट निकालें तो वो तो मेरे ख्याल में हैरान और परेशान हो जाए, और ज़्यादा निकाल तो शायद पुलिस को ही बुला लें। तो ये हरकतें जो हमने की हैं उसकी वजह से अब ये हालत है कि जो मतवाज़ी मईशत है वो असल मईशत से भी बढ़ गई है। टैक्सेस जो हैं वो हमने बेजा लगाए हैं, और उससे ये हुआ है कि कुछ लोग तो अमीर हो गए हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस वक्त सूद की मद के अंदर ही बैंकों की इनकम आप देखें तो खरबों में पहुंच चुकी है। तो ये कौन सी रियासत होती है जिसमें आप अपने लोगों पे टैक्स लगा लगा कर अमीर लोगों को जेबें भरें, और रियासत चलाने के लिए जो है वो तो चाहिए कि आमदनी और खर्चे ऐसे हों कि डॉक्टर साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी अहम बात है आम आदमी के लिए। आई रिसीव्ड अ कॉल फ्राम माई बैंक जिसमें उन्होंने कहा जी कि अब तो हम वो सादक और अमीन और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए आपके जो इंटरेस्ट रेट हैं उनको हम जो है फ्लोटिंग कर रहे हैं। अब एक तरफ हम 12-15% पे रियासत इन बैंकों से लोन लेती है, और हमें ये इतला दी गई, और फिर मियाँ शाहिद साहब ने मिनिस्ट्री से पता भी करवाया तो उन्होंने कहा जी ये कौमी बचत वालों को भी हम कहेंगे। मियाँ साहब आपके हवाले से बात करूँ कि भाई आप भी पैसे कहीं और ले जाएं। सो इट मीन्स कि नो इट बैंक्स हैव बीन गिवन अ फ्री हैंड कि वो जनाब ये फ्लोटिंग हो, 2% दें, 3% दें। ये क्या कहानी है डॉक्टर साहब? जी हाँ, ये फिर दूसरा जुल्म बहुत बड़ा है कि एक तरफ तो वो हुकूमत को सारा पैसा देकर वहाँ से पैसा कमा रहे हैं, उसके ऊपर हुकूमत भी खुश है कि कुछ टैक्स आ जाता है, मगर आम लोगों के लिए जो उसके मुताबिक फिर देखिए, इन्होंने तो याद होगा आपको प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अकाउंट कहा था। ज़ियाउल के साहब के ज़माने में जब इस्लामाइजेशन का दौरा हुआ तो उन्होंने इंटरेस्ट का वर्ड ही बदल दिया। उन्होंने कहा नहीं, बैंक अब इंटरेस्ट पे काम नहीं करते पाकिस्तान में, बल्कि वो सो कॉल्ड हमारे साथ प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग कर रहे हैं। कौन सी प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग कर रहे हैं वो हमारे साथ? वही उन्होंने एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा हुआ है, उसी से गवर्नमेंट को चार्ज कर रहे हैं, उसी से हमें पैसा दे रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि नहीं, अब आपको तो कुछ नहीं देंगे, आपको तो वही 3-4% देंगे, फ्लोटिंग देंगे, इस्लाम का नाम भी लेंगे, मगर सूद खोरी भी करते रहेंगे। और ये इसलिए किया जा रहा है कि जब आपने देखा ये तरमीम आई थी 26वीं, तो उसमें जो आर्टिकल हमारा 38 है उसमें डाल दिया गया है कि हम अगले साल तक सूद खत्म कर देंगे। अब सूद खत्म नहीं होगा, सिर्फ उसका नाम बदल। मतलब डॉक्टर साहब मैं ये कहूँ वक्त कम है क्योंकि बुरी खबर है ऑल दोज पीपल हु पुट देयर सेविंग्स या जिनके पेंशन फंड हैं या ये, तो इसका मतलब ये है कि वो आइंदा ये कौमी बचत की तरफ तो बाद में आऊँगा, पता नहीं उसका क्या, अभी शायद ये ना हो, मैं किसी को पैनिक कम नहीं फैलाना चाहते। मगर डॉक्टर साहब मैं एक और बात से पूछना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं जी 2000 मेगावाट बिजली ज़्यादा है, इससे हम डिजिटल करेंसी पैदा करेंगे। डॉक्टर साहब मैं तो मैशियत का कोई ख़ास अहम स्टूडेंट नहीं हूँ, मगर आप तो खैर एक बड़ा जयद नाम है, ये क्या है, ये कहाँ से, ये क्या मैशियत है? देखिए जी, ये भी एक बिल्कुल ही इसमें एक एडिशन करता जाऊं डॉक्टर साहब के 2000 मेगावाट बिजली डिजिटल करेंसी में ये कहा जा रहा है, और ये अच्छी खबर दी जा रही है कि इससे पाकिस्तान जो है वो 25 अरब डॉलर की जो पोटेंशियल है इस करेंसी में, उसको हासिल करने में मदद मिलेगी। आप क्या समझते हैं कि वाकईतन ये इतना बड़ा इनकलाब जो है वो आने जा रहा है? जी बिल्कुल भी नहीं, ये उसी तरह के जैसे चिमनोट के अंदर से वो लोहा निकल आया था और पाकिस्तान शाल हो जाना था कि बनी बनाई चीज़ें और सोना और लोहा निकल आया था। ये उसी तरह की गेम हो रही है। जो कौमें मेहनत नहीं करती वो क्रिप्टो के नाम के ऊपर लोगों को और धोखा देना चाहते हैं। और ये तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि भाई आप एक बिटकॉइन जो है वो बना भी लेंगे तो क्या कौम की दौलत में इजाफा हो जाएगा? कौम की दौलत में इजाफा होता है जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं, जब आप चीज़ें लोगों को बना के देते हैं, जब आप उनको बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये क्या बिटकॉइन आप एक्सपोर्ट किया करेंगे? इसके अंदर तो इतनी फ्लक्चुएशन होती है मार्केट में कि बहुत से लोगों ने इसको अपने मुल्कों में बैन कर रखा है। चाइना ने ईवी बनाई है, बैटरीज बनाई है, चीज़ें बनाई हैं, दुनिया के अंदर राज किया है। वो बिटकॉइन हमसे ज़्यादा जल्दी बना सकते थे, उनके लिए तो बिजली भी बहुत है, उनको तो ये ख्याल नहीं आया। मगर पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो लोगों को नई नई बत्ती के पीछे लगाकर बेवकूफ़ बनाने के माहिर हैं। कभी जो है वो आपको याद होगा वो जो स्कीम आई थी कर्जा उतारो वाली, वो भी आपको अभी तक याद होगी। तो इस तरह की हरकतें करके महज लोगों को, लेकिन सर इसमें जो क्रिप्टो करेंसी है इसमें अमेरिका जो है वो बड़ी दिलचस्पी ले रहा है और ट्रंप जो है वो बाकायदा तौर पर इसे दिलचस्पी ले रहे हैं। साथ जो बजट आ रहा है उस पर यह भी है कि IMF ने कह दिया कि गाड़ियां सस्ती करें और गाड़ियां इंपोर्ट करें। उस पर आप क्या समझते हैं? गाड़ियां सस्ती होनी जा रही हैं, आगे सोलर पर भी जो है वो उसके रेट कम हो गए हैं, उसका भी जो है वो बहुत सस्ता होने जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर?
जी, वो कहते हैं आप इंपोर्ट ओरिएंटेड सोसाइटी रहें, जहां आप कारें इंपोर्ट करें और याशिया करें, कभी अपनी कारें खुद ना बनाएं। चीन ने इस वक्त दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक कारें बनाकर सबकी मार्केट डाउन कर दी, मगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी रहेंगे। तो ये एक तरफ आप लोगों को किसी तरीके से भी नहीं चाहते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी जो है वो खुद कफील हो, खुशहाल हो। दरअसल ये IMF का भी एजेंडा यही है कि पाकिस्तान इसी तरह ही मांग तांग कर गुजारा करे, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी रखे और कभी भी दुनिया में उन ममालिक में शामिल ना हो सके जो दुनिया को चीजें बनाकर देते हैं और दुनिया पर आप चीज़ की तरह आगे बढ़ेंगे। या आप ये जितना आप हमें एनलाइटन करते हैं, बहरहाल ये वो स्टेट है, स्टेट ऑफ अफेयर्स है जो वाकई वरींग है। बाकी तो छोड़ दें, पॉलिटिक्स आप मैनेज कर ले, सब कुछ हमने मैनेज कर लिया, ये कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि असल बुनियाद तो ये है, इसी के ऊपर सारा खेल होना है और यही आगे हमारी तारीख को रकम करेगी, हमारी मैशत। ये था हमारा आज का शो, इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।